मास्क मैन ने कहा, ध्यान से सुन लो, अगर मुझे जरा भी पता चला कि तुम में से किसी ने भी मेरे साथ गद्दारी की है, वह कुछ कदम आगे बढ़ा, तो याद रखना उसकी जिंदगी बर्बाद करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं दुश्मनों को माफ कर सकता हूँ, लेकिन गद्दारों को कभी नहीं। जिस दिन वह गद्दार मेरे सामने आया, उस दिन उसकी मौत भी उससे रहम की भीख मांगेगी। उसकी बात खत्म होते ही पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कई लोगों के माथे पर पसीनों की बूंदें साफ दिखाई देने लगी। कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नकाबपोश आदमी ने सभी पर आखिरी नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, मीटिंग ओवर। मीटिंग खत्म होते ही एक एक करके सभी लोग हवेली से निकल गए। कुछ ही मिनटों में विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल पूरी तरह खाली हो चुका था। अब वहां सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, नकाबपोश आदमी और उसका सबसे भरोसेमंद साथी कबीर। पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। मास्क मैन आदमी खिड़की के सामने खड़ा शहर की चमकती रोशनियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी मुट्ठियां इतनी कस चुकी थी कि घायल कंधे से फिर हल्का सा खून रिसने लगा। कबीर चुपचाप सिर झुकाए वहीं खड़ा था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस समय उसके बॉस के मन में क्या तूफान चल रहा है। अचानक मास्क मैन आदमी ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और उसी जेब से वह टूटा हुआ ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर कबीर की तरफ बढ़ा दिया। कबीर ने तुरंत दोनों हाथों से वह डिवाइस पकड़ लिया। नकाबपोश आदमी की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, पता करो, आखिर मेरे कोट की जेब के अंदर यह डिवाइस किसने रखी थी। वह कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी आवाज और भी खतरनाक हो गई। यह काम किसी बाहरी आदमी का नहीं हो सकता। यह हवेली के अंदर मौजूद किसी अपने का ही काम है, और वही इंसान हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है। उसी ने मेरी हर जानकारी उन तक पहुंचाई है। कबीर ने गंभीरता से सिर झुका लिया। जी बॉस। मास्कमैन आदमी उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि कबीर की धड़कनें तेज हो गई। फिर उसने धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा, हर हाल में मुझे उस गद्दार को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। सांप हमारे अपने आंगन में छिपा बैठा है। वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में सिर्फ मौत का संदेश था, और सांप का फन कुचलना मुझे अच्छी तरह से आता है। कबीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने एक बार फिर उस टूटी हुई डिवाइस को गौर से देखा। अब यह सिर्फ एक टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं था, बल्कि उस गद्दार तक पहुंचने का पहला और सबसे अहम सुराग था। कबीर ने कठोर आवाज में कहा, मैं वादा करता हूँ बॉस, जिसने भी आपके साथ गद्दारी की है वह ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रहेगा। मास्कमैन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की की तरफ मुड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गद्दार जिसने उसके भरोसे को बेचकर उसकी मौत का सौदा किया था। और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। कबीर उस टूटी हुई ट्रैकिंग डिवाइस को हाथ में लिए जाने ही वाला था कि तभी मास्कमैन आदमी ने उसे दोबारा आवाज दी। कबीर। कबीर तुरंत पलटा। जी बॉस। मास्कमैन आदमी कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, एक और काम है। जिस घर में मैं छुपा हुआ था, उस घर की लोकेशन अब दुश्मनों तक पहुंच चुकी है। अगर उनके आदमी दोबारा वहां पहुंचे तो वह वहां रहने वाली उस लड़की और उसकी माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचे। अपने सबसे बेहतरीन 2 कमांडो तुरंत वहां भेजो। 24 घंटे बिना रुके उस पर निगरानी करेंगे। अगर जरा सी भी कोई परेशानी आए तो बिना अपनी पहचान बताए उसे वहीं खत्म कर देंगे। कबीर ध्यान से हर बात सुन रहा था। मास्कमैन आदमी ने आगे कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उस लड़की या उसके परिवार को जरा सा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। उनकी सुरक्षा परछाई की तरह होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए। कबीर ने बिना एक पल गंवाए सिर झुका दिया। जी बॉस, मैं अभी अपने सबसे ट्रेंड 2 कमांडो वहां तैनात करता हूँ। जब तक आपका आदेश नहीं होगा वो दोनों उस घर के आसपास से एक कदम भी नहीं हटेंगे। मास्कमैन आदमी ने बस हल्के से सिर हिलाया। कबीर तुरंत वहां से निकल गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में अब फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक मास्कमैन आदमी वहीं खड़ा रहा, फिर वह धीरे कदमों से बाहर निकला और अपने
रूम की ओर बढ़ने लगा। लंबे गलियारे के आखिर में एक विशेष लिफ्ट लगी हुई थी। यह कोई साधारण लिफ्ट नहीं थी। उस तक पहुंचने के लिए 3 स्टेज की सुरक्षा पार करनी पड़ती थी। सबसे पहले बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, फिर रेटिना स्कैन और आखिर में वॉइस ऑथेंटिकेशन। तीनों सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। इस पूरी हवेली में उस लिफ्ट का इस्तेमाल सिर्फ 2 लोग कर सकते थे, पहला मास्क मैन आदमी और दूसरा कबीर। उन दोनों के अलावा किसी तीसरे इंसान को उस लिफ्ट तक पहुंचने की भी परमिशन नहीं थी। अगर कोई जबरदस्ती वहां पहुंचने की कोशिश करता तो कुछ ही सेकंड में पूरी सुरक्षा प्राणी सक्रिय हो जाती और पूरा परिसर हाई अलर्ट पर चला जाता। मास्क मैन आदमी लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ। लिफ्ट सीधे हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। वह मंजिल जहां उसके अपने निजी कमरे, कमांड सेंटर और गुप्त कार्यालय बने हुए थे। यह पूरी मंजिल उसकी निजी दुनिया थी। बिना उसकी इजाजत के उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ट्रिंग लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल, पूरा फ्लोर सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि मास्कमैन आदमी की निजी दुनिया थी। चारों तरफ अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, हर 10 कदम पर छत में लगे हाईटेक कैमरे, दीवारों के अंदर मोशन सेंसर और हर कोने पर ऐसी सुरक्षा जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। इस पूरे फ्लोर पर बिना अनुमति परिंदा भी नहीं मार सकता था। मास्कमैन आदमी लिफ्ट से बाहर निकला। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पूरा फ्लोर की लाइटें अपने आप जल उठी। एक मधुर इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, वेलकम बैक बॉस। वह बिना रुके अपने कमरे की तरफ बढ़ता रहा। उसकी चाल में वही रौब था, वही खामोशी और वही रहस्य। कुछ ही सेकंड में वह अपने विशाल कमरे के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर किसी हैंडल की जगह सिर्फ एक कांच का छोटा सा पैनल लगा था। उसने अपना हाथ उस पर रखा। बीप, उसकी आवाजों का रेटिना स्कैन हुआ। एक्सचेंज ग्रांटेड। भारी स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा किसी 5 स्टार होटल के स्वीट से भी ज्यादा शानदार था। एक तरफ पूरी कांच की दीवार जहां से आधी मुंबई दिखाई दे रही थी, दूसरी तरफ एक विशाल बुक शेल्फ, बीच में महंगी लकड़ी की बनी बड़ी सी टेबल और सामने दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी स्क्रीन। लेकिन इस कमरे की सबसे अनोखी चीज अभी बाकी थी। मास्कमैन आदमी धीरे सीधे अपनी टेबल तक गया। उसने टेबल पर रखी एक धातु की छोटी सी मूर्ति को घुमाया। अचानक पूरी बुक शेल्फ धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगी। उसके पीछे एक गुप्त कमरा छिपा हुआ था और वह अंदर चला गया। अंदर की दीवारों पर पूरे देश का डिजिटल नक्शा लगा हुआ था। सैकड़ों लाल और हरे बिंदु चमक रहे थे। हर बिंदु उसकी किसी कंपनी, किसी प्रोजेक्ट या किसी मिशन की जानकारी दे रहा था। वह कुछ देर तक उन स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसकी नजर एक लाल बिंदु पर जाकर ठहर गई, वही जगह जहां कुछ घंटे पहले उस पर हमला हुआ था। उसकी मुट्ठी अपने आप भींच गई। मेरे ही लोग, उसने धीरे से कहा। आखिर कौन हो सकता है? उधर कबीर तेजी से सिक्योरिटी कंट्रोल रूम पहुंचा। कमरे में लगभग 15 लोग बड़े बड़े मॉनिटर के सामने बैठे थे। कबीर ने अंदर आते ही कहा, सभी लोग अपना काम छोड़ दो, ये बॉस का आदेश है। सभी कर्मचारी तुरंत खड़े हो गए। कबीर ने टूटा हुआ ट्रैकिंग डिवाइस मेज पर रखते हुए कहा, इसका एक पार्ट स्कैन करो, मुझे जानना है ये बना कहाँ था, किसने एक्टिव किया और आखिरी बार इसका सिग्नल कहाँ से आया था। एक इंजीनियर बोला, सर इसमें थोड़ा समय लगेगा। कबीर की आवाज सख्त हो गई। सुबह होने से पहले मुझे रिपोर्ट चाहिए, समझे? यस सर। पूरा कंट्रोल रूम काम में जुट गया। उसी समय हवेली से कई किलोमीटर दूर एक साधारण सी गली में 2 काली एसयूवी बिना आवाज किए आकर रुकी। दरवाजे खुले। उनमें से 2 कमांडो नीचे उतरे। दोनों ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह देश के सबसे ट्रेंड कमांडो हैं। उनके कानों में छोटे छोटे वायरलेस ईयरपीस लगे थे। एक ने धीरे से कहा, टारगेट लोकेशन सामने है। दूसरे ने रिया के घर की तरफ देखा। बॉस का ऑर्डर है, याद रखना, घर वालों को हमारी मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए। पहला कमांडो हल्का सा मुस्कुराया, हम सिर्फ परछाई बनकर रहेंगे। दोनों अलग अलग दिशाओं में फैल गए। एक सामने वाली इमारत की
छत पर पहुंच गया, दूसरा गली के नुक्कड़ पर चाय वाले के पास आम आदमी बनकर बैठ गया। अब रिया उसकी माँ को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सुरक्षा के लिए 2 पहरेदार तैनात हो चुके हैं। सुबह की पहली किरण के साथ रिया की आंखें खुली। उसे लगा जैसे पिछली रात एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के उस कोने पर पड़ी जहां तहखाने का दरवाजा था, उसे याद आ गया यह सपना नहीं हकीकत थी। उसने गहरी सांस ली। उम्मीद है वह अब सुरक्षित होगा, यह सोचकर वह रसोई की तरफ चली गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उससे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर 2 ट्रेंड कमांडो 24 घंटे उस पर निगरानी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक गद्दार अब भी हवेली के अंदर छिपा बैठा था, जिसकी तलाश अभी शुरू हुई थी। क्या कभी ट्रैकिंग डिवाइस का सच जान पाएगा? क्या गद्दार हवेली के अंदर ही मौजूद है? और क्या रिया की जिंदगी अब पहले जैसी समान रह पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।